Online lecture is a system of medicine consists of electrohomeopathic, the new era of electrohomeopathic, interbiological energy, basic to expert program. EH groups of remedies part 2. Welcome all participants and attendants. Introduction. First introduction of electrohomeopathy. Electrohomeopathy is a natural system of medicine founded by Count Siddharmati in the 19th century. It is based on the healing power of plant-based remedies, which is work by the balancing the body energy, blood force, and purifying the blood and lymphatic system. ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है और जो आपके सिलेबस में मौजूद है और ये एक दूसरी डिफिनेशन है और इसका इंट्रोडक्शंस हैं। अगर इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आए तो आप ये लिखेंगे। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसके फाउंडर जो है काउंट सिज़मेटी 19th सेंचुरी में हुए। ये बेस इसका बेस जो है हीलिंग पावर ऑफ प्लांट बेस्ड है। पावर प्लांट बेस पे ये काम करती है। जो डिज़ीज़ को हीलिंग करने का काम है वो पावर ऑफ प्लांट बेस्ड है, रेमेडीज़ हैं। मीन्स यहाँ पर जो भी मेडिसिन यहाँ पे तैयार की गई है, रेमेडी तैयार की गई है, वो प्लांट्स के बेस पे ली गई है और प्लांट्स ही एक पावरफुल सोर्सेस यहाँ पे रखा गया है जो किसी भी टाइप की एबनॉर्मल हमारे हेल्थ को नॉर्मल कंडीशन में लाता है, जिसे हेलिंग पावर ऑफ प्लांट्स भी कह सकते हैं। विच इज़ अ वर्क्स बाय द बैलेंसिंग। ये जो काम करने का इसका तरीका है, बैलेंस करते हैं बॉडी एनर्जी को, जिसे हम ओट फोर्स के नाम से जानते हैं। और ओट फोर्स अगर हमारी बॉडी की पूरी कंप्लीटली पूरे बॉडी के अंदर एक जैसे काम करती है, तो इस कंडीशन में हम हमारी बॉडी का प्योरीफाइंग द ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम ये कंटिन्यू होता रहता है और जिससे हमारी बॉडी हेल्दी बनी होती है और हम एक स्वस्थ ज़िंदगी, एक स्वस्थ हाँ, एक हेल्दी लाइफ हम जी सकते हैं। इसका की प्रिंसिपल्स क्या हैं? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स या क्यूरेंटर। अगर पूछा जाए कि प्रिंसिपल्स क्या है, तो आप कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स या क्यूरेंटर लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है, रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स रेमेडीज़ फॉर हीलिंग। कॉम्प्लेक्स डिजीज़ में हम जो ज़रूरत होती है कॉम्प्लेक्स रेमेडीज़ की होती है, जो कि अदर पैथेज में ऐसा नहीं है। वो अपने तरीके से उनकी फार्मेसी है। लेकिन यहाँ पे जो मेडिसिन का डेवलपमेंट है वो कॉम्प्लेक्स माना गया है। अब हमारे वहाँ कोई स्पेशलाइजेशन एक पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए नहीं बनाया गया है। हर डिजीज़ बॉडी के किसी न किसी हिस्से से दूसरे हिस्से से वो होकर आती है। ये एक डिज़ीज़ है और उसका इफ़ेक्ट जो हमारे दूसरे बॉडी ऑर्गन पे पड़ता है। जैसे कि डायबिटीज़ है, उसका हार्ट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, किडनी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, लिवर पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसी तरीके से कार्डियक फंक्शन है, अगर हमारा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है तो वो उसका इफ़ेक्ट जो है हमारे लीवर और किडनी पे आएगा और होल बॉडीज़ पे आएगा। इसी तरीके से अगर लंग्स अब अफेक्टेड है तो हमारी होल बॉडी उसके होल बॉडी पार्ट पर इफ़ेक्ट पड़ता है। यहाँ तक कि कार्डियक हमारे हार्ट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, लीवर पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, किडनी पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और नर्वस सिस्टम पे, हमारा जो ब्रेन सिस्टम पे भी फ़र्क पड़ेगा। इसलिए अगर वॉमिट हो रही है, वॉम से रिलेटेड वॉमिट हो रही है, अगर फेटस डेवलप है या इनकेस पीसीओडी है, उसमें वॉमिट्स कंटिन्यू हो रही है पेशेंट की, तो हम कोई एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, बल्कि ट्रीटमेंट में हम पॉजिटिव फैक्टर्स को देखते हैं। पॉजिटिव फैक्टर देख करके कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लिकेशंस हमारी बॉडी के अंदर पाई जा रही है, स्टडी करते हैं सारे ऑर्गन्स की, सारे ऑर्गन क्या सही तरीके से काम कर रहे हैं। जिस पर्टिकुलर ऑर्गन पे कॉम्प्लिकेशन पाई जाती है, उसकी हम कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी मेडिसिन देते हैं, जो जहाँ-जहाँ के भी पे भी वो अपना असर डालती है। तो इस वजह से हमारे एक ऑर्गन के ट्रीटमेंट में दूसरे भी जो ऑर्गन्स हैं, जो उसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो भी क्योर हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर नर्वस सिस्टम हमारा इफ़ेक्टिव है, तो उसका भी हमारी पूरे कार्डियक सिस्टम पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे और डाइजेस्टिव सिस्टम पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे पूरा इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये जैसे कि डायबिटीज़ में दे सकते हैं, ब्लड प्रेशर में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स जब ट्रीटमेंट देते हैं, कॉम्प्लेक्स डिजीज़ में कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट देते हैं, तो इस तरीके से हम पूरी बॉडी को एक साथ, तो इसीलिए हमारे वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट
जैसे कि हार्ट डिजीज़ पे स्पेशलाइजेशन अलग से नहीं है। एमडी करने वाला जो पीजी करता है, पीजीएच, अभी तो एमडी बंद है, पीजीएच कोर्स करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन इलेक्ट्रोहोमोपैथ, तो ये पूरी बॉडी को कवर करता है, जो स्पेशलाइजेशन है हमारी इलेक्ट्रोहोमोपैथ में। और इसके अंदर जैसे ग्रेजुएट बेस पे है जीएच, ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रोहोमोपैथ। तो ये जो है एक बैचलर्स लेवल्स के बराबर इक्वलेंट सर्टिफिकेट कोर्स है, जिसमें करने के बाद जो है वो एज ए 5 ईयर्स कोर्स है, जिसे एक कंप्लीट फिजिशियन बनता है। ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड स्टेप है कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथ है, जिसमें द ओल्ड फोर्स, सॉरी, द ओल्ड फोर्स से वाइटल एनर्जी जो हमारी ज़िंदगी में जो हमें ज़िंदा रखती है, हमें चलने फिरने में हेल्प करती है। और अगर ये वाइटल एनर्जी हमारी बॉडी से चली जाती है तो हम एक नाम, एक बॉडी रह जाती है, नाम गुम हो जाता है। नाम जैसे कहते हैं, एक गाने में है, नाम गुम हो जाएगा। तो नाम तो सिर्फ बॉडी का रह जाता है और जो हमारी आत्मा है वो निकल जाती है। तो ये अगर माना जाए तो प्लांट्स में भी आत्मा होती है। जैसे कि प्लांट अपना भोजन बनाता है, अपनी लाइफ को सर्वाइव करता है और लाइफ को जीता है। अगर ये वाइटल एनर्जी किसी प्लांट से गायब हो जाए तो इस कंडीशन में भी हमारे वहाँ देखा ये जाएगा कि वो प्लांट डेथ की तरफ चला जाता है और सूखना शुरू कर देता है, फ्रूट देना बंद कर देगा। देखिए उनके अपने अपने कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कभी फ्रूट देना कम हो जाए, या कभी फ्लावर्स का गिरना बंद शुरू हो जाए, या उसमें भी एक तमाम से केमिकल प्रॉपर्टी की डिफिशेंसी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से उसका ग्रो रुक जाता है, पत्तियों में डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ पाई जाती हैं। तो ये वाइटल एनर्जी प्लांट्स को भी क्योर बैलेंस पे रखता है, हेल्दी रखता है, और हमारी लाइफ को भी। और यही अगर हेल्दी लाइफ वाले हम प्लांट्स के जो प्लांट्स हैं, उनके वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, अगर हम हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हैं तो हमारी बॉडी में इसी तरह की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके। तो ये एनर्जी हमारी मेडिसिन में, इलेक्ट्रोहोमोपैथ में प्लांट बेसिस है, तो प्लांट से ही पूरा ट्रीटमेंट लिया गया है। माना ये गया है कि जब इंसान की जो पैदाइश है, जो फाउंडेशन है, वो रिसोर्सेज हैं, हमारे नेचर हैं। नेचर में जैसे कि हम जो भी खाते हैं वो स्पर्म पे पूरा इफ़ेक्ट करता है। जो एक फीमेल खाती है उसमें पूरे ओवम को जनरेट करता है। आप एक बर्ड्स में चले जाएँ, जैसे कि एक हेन्स को ले लें, मुर्गी को ले लें, उसके अंदर जो है एग्स डेवलप करता है, खाती है, सिर्फ़ वो दाने ही ढूँढ-ढूँढ करके रोड पे से, कचरे में से खाती रहती है, तो उसका वोमन जनरेट होता है। इसी तरीके से मेल के अंदर, फीमेल के अंदर भी होता है, फीमेल के अंदर भी होता है, वोम जनरेट होता है। मेल के अंदर स्पर्म जनरेट होता है, जैसे कि कॉक हैन है, कॉक के अंदर जो है वो स्पर्म जनरेट करता है। जब ये दोनों मीटिंग करते हैं तो वो एग्स इस लायक बनता है, जिसमें देसी मुर्गी कह लें, देसी hen कह लें, तो उसके अंदर वो बच्चे निकालने की कैपेसिटी आ जाती है। लेकिन फार्म वाले में ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या है, ये दोनों कोई केमिकल नहीं खाते हैं, ये सिर्फ़ खाते हैं जो नेचुरल चीज़ें उनको ज़मीन पे पड़ी हुई मिल जाती हैं, या हम जब पालते हैं उनको देते हैं खाने के लिए। वो चाहे वो लीव्स हो गई, वो, या किसी वेस्ट मटेरियल है जो हम यूज़ नहीं करते हैं और फेंक देते हैं, उसमें है और खुदी है, दाने हैं, ये सब सारे इनके वैराइटीज़ होते हैं जो खाते हैं, और इनकी बॉडी बिल्ड करती है, इनसे मसल्स बनती हैं, और इनका जो है स्पर्म और वोम भी बनता है। और वो ओवम एग्स जो है हम एग की शक्ल में हेंस का यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके वाइटल फोर्स है, हर चीज़ में पाई जाती है। जो लिविंग बॉडीज़ है, लिविंग एक्टिविटीज़ जहाँ पे होती है, वो वाइटल एनर्जी के बगैर हो ही नहीं सकती। वाइटल एनर्जी ही किसी को जीवन प्रदान करती है। ठीक है। द बॉडी हैज़ द वाइटल एनर्जी और फोर्स दैट मेंटेन्स ऑफ हेल्थ। यहाँ पे देखिए, द बॉडी हैज़ वाइटल एनर्जी, बॉडी हमारी वाइटल एनर्जी रखती है, जिसे हम वोट फोर्स कहते हैं, आदि शक्ति कहते हैं। जो आदि शक्ति का मतलब है जो है और रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। जैसे कि इंसान मर जाता है, बॉडी डेथ हो जाती है, बॉडी ख़त्म हो जाती है, लेकिन बाकी उसकी जो आत्मा है वो अमर होती है, अजर होती है, वो कभी मरती नहीं है। इसी तरह प्लांट है, प्लांट्स के अंदर जो ओट फोर्स है, उस ओट फोर्स का कलेक्शन हमारी मेडिसिन के अंदर किया जाता है। जो आपने देखा होगा, कई बार ऐसा भी होता है कि प्लांट्स को जब हम जलाते हैं या ज़्यादा हीट करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट्स पे जाने के बाद
या फिर हम जो प्लांट्स को तोड़ कर रख देते हैं, उसमें धीमे-धीमे ड्राइनेस आने लगती है, तो इसके मतलब है कि वाइटलिटी उसकी लॉस हो रही है, वाइटल एनर्जी उसकी जा रही है और जिसकी वजह से वो डेथ की कंडीशन में जा रहा है। और एक वक़्त ऐसा आता है कि वो प्लांट्स पूरी तरीके से सूख जाता है, उसके डेथ सेल्स पाए जाते हैं। तो अदर पैथीज़ में जैसे कि यूनानी है, आयुर्वेदिक है और दूसरे अदर जगह पे हैं, जो ड्राई प्लांट्स का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथ में जो है अर्लियर जो है प्लांट स्प्रिंग डे के अंदर ही यूज़ किया जाता है और डायरेक्ट फार्मिंग से लेकर के हम मेडिसिन फार्मेसी के अंदर उसको लाते हैं और स्पेजिक निकालने में यूज़ करते हैं। तो हम इसकी वाइटल एनर्जी को लॉस होने नहीं देते। कुछ हद तक तो लॉस होती है, लेकिन बहुत हद तक हम इसे सेव करने में सक्सेस हो जाते हैं और इसी वाइटल एनर्जी के ज़रिए हम अपने जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वाइटल एनर्जी के ज़रिए अपने वर्क फोर्स को मेंटेन करते हैं। डिजीज़ डिजीज़ अराइज व्हेन दिस एनर्जी इज़ द इम्बैलेंस्ड, ब्लॉक्ड और वीक। डिजीज़ जो इसका कारण है, डिजीज़ के बारे में जो हम जानते हैं, अराइज करती है, बढ़ती है व्हेन द दिस एनर्जी इज़, या तो इम्बैलेंस हो जाएगी, या तो ब्लॉक कर जाएगी और या फिर वीक हो जाएगी। ये 3 कंडीशन होती है डिजीज़ के अंदर, या तो बढ़ जाएगी, या तो ब्लॉक कर जाएगी, या वीक हो जाएगी। हमें इन तीनों कंडीशन को, इम्बैलेंस है तो बैलेंस करेंगे, जैसे कि एस वन है हमारी बॉडी के अंदर, ये बैलेंस करने का काम करती है। ब्लॉक, जैसे कि हम दूसरी अदर मेडिसिन से ब्लॉकेज को रिमूव करने का काम करते हैं। वीक, जहाँ पे वीकनेस आई है वहाँ पे बायोलिटिकल एनर्जी फ्लूइड जो हमारी 5 हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, वाइट, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, वो उसे दे करके हम वीकनेस को दूर करते हैं। ओके। रेमेडीज आर रिस्टोर एनर्जेटिक बैलेंस। ये इलेक्ट्रोहोमोपैथ मेडिसिन जो है रीस्टोर करती है एनर्जी बैलेंस को विदाउट साइड इफेक्ट, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं डालता है। इसलिए नो साइड इफेक्ट, नो आफ्टर इफेक्ट, नो बैड इफेक्ट, नो एनी रिएक्शन, बट सम टाइम इज a हाई एनर्जी यू वी आर यूज, तो सो एग्रवेशन इज फाउंड। अगर हम ज़्यादा डोज में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी मेडिसिन का यूज़ करते हैं, तो इससे हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर। हाई एनर्जी मतलब पॉजिट्रॉन्स ज़्यादा जो होते हैं, हाई एनर्जी वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जिसकी वजह से नेगेटिव अगर एनर्जी हम बॉडी के अंदर ज़्यादा यूज़ रहे हैं या गलत ट्रीटमेंट दे रहे हैं, नेगेटिव टू नेगेटिव ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वक्त कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। अगर पॉजिटिव टू पॉजिटिव ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे, तो उस वक्त कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या होगा, एग्रवेशन आ जाएगा, नेगेटिव एग्रवेशन भी होगा, पॉजिटिव भी एग्रवेशन होगा। जो मेडिसिन जिस डिजीज़ में दी जा रही है, अगर वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ा रही है, तो ये माना जाएगा कि ये इस एनर्जी को पॉजिटिवली वर्क कर रही है। तो इसीलिए डाइल्यूशन जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइल्यूशन बनाया गया है। अ, जैसे कि फर्स्ट डाइल्यूशन 1:40 से लेकर के 1000 तक बना दिया गया, 10,000 की भी आ गई है, अब सुन रहे हैं कि लॉग तक भी बना दिया गया है। लेकिन इतनी डाइल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम अगर D5 में प्रैक्टिस करें, D5 वो प्रैक्टिस है जैसे कि स्पेजिक के D3 को हम सीधे D3 को इम्प्लीमेंट करते हैं, D3 को D4 में कन्वर्ट करके, और D5 में हम ग्लोबल्स फॉर्म में मेडिसिन बना के रखते हैं। 1 ग्लोबल्स 6 ओज़ वाटर, मतलब 6 ओज़ वाटर में हम लेते हैं, जैसे कि 6 औंस पानी। 6 औंस पानी का मतलब हुआ 30 ml 1 औंस होता है, 6 इंटू 30, 36 इंटू 30 में हम 180 ml में 1 ग्लोबल डिज़ोल्व करते हैं, तो ये नेगेटिव डोज़ होता है। तो इसे डॉक्टर एनएल सिन्हा साहब अपनी प्रैक्टिस में यूज़ किया करते थे। वो 10-10, 15-15 या आधे-आधे घंटे के इंटरवल पे इसे दिया करते थे। लेकिन आज किसी के पास टाइम नहीं है, तो हमें मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे चलना पड़ेगा। हमें डोज़ को सेलेक्ट करना पड़ेगा, पीडीएस, टीडीएस या क्यूआरडी दे कर सकते हैं। लेकिन क्यूआरडी भी बहुत हद तक लोगों के लिए, बहुत टीडीएस भी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या है कि देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर पेशेंट ऑन बेड है और बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसके लिए हम आधे घंटे का भी उसके लिए हम आधे घंटे का भी डोज़ सेलेक्ट करते हैं। ओके। तो ये डाइल्यूशन जो है, अच्छा, इसमें जो नेगेटिव डाइल्यूशन, पॉजिटिव डाइल्यूशन की ज़रूरत है, जैसे कि नेगेटिव आपका 1:47 का जो डाइल्यूशन है, वो हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। रीज़न क्या है कि हम D5 से ही वो सारी चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। अगर आप मैनेज कर लेते हैं, तो डाइल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बाज़ार लगाने की, दुकान लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटे से ही बॉक्स में आपकी पूरी क्लिनिक का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, आप पूरी क्लिनिक चला सकते हैं। ओके। 38 मेडिसिन है, 38 मेडिसिन रखने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। द लॉ ऑफ पोलैरिटी, इसके अंदर जो सेकंड स्टेप आता है, डिजीज़ आर क्लासिफाइड एज अ पॉजिटिव। इसके अंदर जो हम डिजीज़ को क्लासिफाइड करते हैं वो पॉजिटिव है।
पॉजिटिव की मीन्स होता है, पॉजिटिव का मतलब है एक्सेस एनर्जी। जब बॉडी के अंदर एक्सेस एनर्जी होगी तो वो पॉजिटिव डिजीज कही जाएगी। ओके, एक मिनट। हाँ तो और नेगेटिव डिफरेंट। पॉजिटिव एक्सेस एनर्जी, पॉजिटिव अगर है डिजीज है तो एक्सेस एनर्जी स्टोर होगी। नेगेटिव अगर एनर्जी है तो डिफिशियंस डिफिशियंट एनर्जी होगी, मतलब डिफिशियंसी क्रिएट होगी, वहाँ पे एनर्जी कम होगी। तो अगर एनर्जी कहीं कम पाई जा रही है तो हम पॉजिटिव से ट्रीटमेंट करेंगे, पॉजिटिव डोज से पॉजिटिव मेडिसिन से ट्रीटमेंट करेंगे। अगर कहीं पे एनर्जी कम हो रही है तो ज़्यादा हो रही है तो हम नेगेटिव से करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव डिजीज़ इन्फ्लामेशन एंड फीवर। जहाँ कहीं पे भी इन्फ्लामेशन है, फीवर है, तो ये पॉजिटिव डिजीज़ मानी जाएगी, यहाँ पे हम नेगेटिव मेडिसिन देंगे। रिक्वायर पॉजिटिव मेडिसिन रिक्वायर होगी। नेगेटिव रेमेडीज़ कूलिंग, सेडेटिंग। नेगेटिव है अगर रेमेडीज़ का यूज़ हम कूलिंग और सेडेटिंग पे रखेंगे। नेगेटिव डिजीज़ वीकनेस, एनीमिया, रिक्वायर पॉजिटिव रेमेडीज़। अगर वीकनेस है, एनीमिया है, रिक्वायर, वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हमें नेगेटिव एनर्जी की। पॉजिटिव रेमेडीज़ स्टिमुलेटिंग एनर्जाइंग। ये यहाँ पर पॉजिटिव रेमेडीज से हम अगर किसी को वीकनेस महसूस हो रही है, एनर्जी को इंक्रीज करेंगे, सुस्ती लग रही है और काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हम स्टिमुलेट करेंगे बॉडी को और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। थर्ड नंबर पे आते हैं एनर्जी सर्कुलेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। हेल्थ डिपेंड्स ऑन द स्मूथ फ्लो ऑफ एनर्जी, ब्लड एंड लिम्फ। एनर्जी सर्कुलेशन जो है एक नॉर्मली तरीके से हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, जिसमें ब्लड और लिम्फ आता है, जो हेल्थ हेल्दी बॉडी मानी जा सकती है। अगर ये स्मूथ ना हो, बहुत फास्ट हो, ये बहुत ज़्यादा स्लो हो, एक नॉर्मल बैलेंस में ना ये सर्कुलेशन नहीं हो रहा है लिम्फ एंड ब्लड का, तो ऐसी कंडीशन में हमारी ऊपर वाली कंडीशन मेंटेन होगी। रेमेडीज एक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज जो है नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे एक्ट करती है, लिम्फेटिक सिस्टम पे एक्ट करती है। ये तीन सिस्टम खास करके हैं जिस पे पूरी तरह से इफेक्ट करती है। किस पे? नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। इसीलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को में कैप्सूल तो बनाया गया है, लेकिन कैप्सूल के यूज़ कम किया जाता है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं लिक्विड मेडिसिन का। लिक्विड मेडिसिन जैसे ही हम टंग पे रखते हैं वैसे ही सर्वाइव बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर जाती है नर्वस सिस्टम के थ्रू। और नर्वस सिस्टम के थ्रू जैसे ही सर्कुलेट करती है वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिव होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिव होते ही इसमें लिम्फेटिक भी सिस्टम सर एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए हम बहुत ही फास्टली रिकवर कर पाते हैं और बहुत जल्द हम रिज़ल्ट दे पाते हैं, जिससे हम कहते हैं 5 सेकंड टू 5 मिनट के अंदर अगर मेडिसिन को क्लिनिकली दिया जाता है, पेशेंट कोई कॉम्प्लिकेशन बहुत ही मेजर कॉम्प्लिकेशंस में आ रहा है, तो उसका रिज़ल्ट आ जाता है, अगर केस समझ में आ रहा है तो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिज़ल्ट नहीं आता है, तो अगर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसे हमें चाहिए कि हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दें, अपने पास ना रखें। हो सकता है जब तक हम समझने की कोशिश करेंगे, हो सकता है पेशेंट के साथ कोई अनहोनी हो सकती है। सो टू एलिमिनेट टॉक्सिन्स एंड रिस्टोर बैलेंस। यहाँ पर जो ये सिस्टम्स जब जनरेट होते हैं तो एलिमिनेट करते हैं टॉक्सिन्स को, बाहर से शरीर से बाहर निकालते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं, एंड रिस्टोर ऑफ बैलेंस। और जो एबनॉर्मलिटीज़ आई है टॉक्सिन्स की बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमारा बॉडी इनएक्टिव फॉर्म में हो गया या हाइपर एक्टिविटीज़ में काम किया, तो उसमें रिस्टोर कर देता है हमारी बॉडी के बैलेंस को और बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार पैथोलॉजिकल रिपोर्ट आती हैं, उसमें किसी को सोडियम बढ़ा है, किसी को कैल्शियम बढ़ा है, किसी का घट गया है। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं जबकि हमारे जो है सिस्टम प्रॉपर वे में काम नहीं करता, और हम जब ट्रीटमेंट देते हैं तो ये सारे सिस्टम एक्टिव होते हैं, और इस सिस्टम एक्टिव होने की वजह जो भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को डेवलप कर रहे हैं, इम्बैलेंस कर रहे हैं, चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव कलेक्शन कर रहे हैं, उसे नॉर्मल करके रिस्टोर करते हैं बैलेंस को। बॉडी के जो बैलेंस होना चाहिए, जो इक्वलिटी पैथोलॉजिकल साइड पे आप देखते हैं जब रिपोर्ट आती है,
तो उसे उस तरीके से मेंटेन करते हैं। जब तक मेंटेन नहीं होता तब तक हम कंटिन्यू ट्रीटमेंट देते रहते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का हम ट्रीटमेंट दे रहे हों। चाहे हम ब्लड कार्डियक सिस्टम को लेके चल रहे हैं, ब्लड कार्डियक डिजीज़ पे चल रहे हैं, जब तक कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल नहीं होता, कार्डियक फंक्शन नॉर्मल नहीं होता, तब तक हमारा कंटिन्यू ट्रीटमेंट होता रहता है। रिपोर्ट कराने के बाद अगर इट्स क्लियर्स आल्सो रिपोर्ट, सो आफ्टर देयर वी क्लोज ट्रीटमेंट्स। ओके। लेकिन बीच-बीच में हम, क्योंकि एक एज होती है 40 के बाद, तो ऐसा होता है कभी हमारे सोने, खाने-पीने के जो रहने-सहने की जो एक्टिविटीज़ होती है जिसकी वजह से ये चीज़ दोबारा आ सकती है। तो इसके लिए हमें टाइम टू टाइम 6 महीने पे या 3 महीने पे या 1 साल में एक बार अ, बॉडी का पूरा चेकअप करना ज़रूरी होता है। जैसे कि मिलिट्री वालों में भी होता है, पुलिस वालों में भी होता है कि एक बार साल में मेडिकल चेकअप होता है। तो एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए 1 साल में कंप्लीट ख़ास-ख़ास चीज़ों को, जैसे कि डायबिटीज़ है, कार्डियक फंक्शंस है और वाइटल एनर्जीज़ हैं, ये सारे टेस्ट होना चाहिए। जो इंटरनल है, देर से पता चलते हैं लेकिन सर्वाइव करते हैं धीमे-धीमे डिज़ीज़ को। 3. Electrohomeopathic remedies. Remedies are highly potentized extract of medicinal plant categorized based on their function. इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज़ में जो हैं हाईली पोटेंटाइज एक्सट्रैक्ट इसमें यूज़ किए जाते हैं मेडिसिन प्लांट्स के, मेडिसिन प्लांट के, और इसे करेक्टराइज्ड बाई जो हैं इनके फंक्शन के हिसाब से इनको प्लेसमेंट मिला हुआ है जो इस तरीके से हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, रीस्टोर बैलेंस। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कही जाती हैं जो रीस्टोर कहते हैं बैलेंस को, जिसमें लिम्फेटिक है, डिटॉक्सिफिकेशन दी लिम्फेटिक सिस्टम है, स्क्रोफ्लोसो है जो ट्रीट ऑफ स्किन एंड कैलेंडर डिजीज़ है, कैंसिरिसो है स्ट्रेंथ इम्यूनिटी एंड क्रॉनिक डिजीज़ है, ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है और क्रॉनिक डिजीज़ को क्योर करती है। और डिज़ीज़ हमारे बॉडी के अंदर सर्वाइव कैसे करती है, हम जो अपना खाने पीने का जो यूज़ करते हैं सोने उठने बैठने में, तो हमारी बॉडी में बाहर से फूड के ज़रिए बहुत सी चीज़ें जाती हैं, बहुत से एयर के ज़रिए जाती हैं टॉक्सिन, और जो हमारी बॉडी को जा कर के पूरी तरीके से इफ़ेक्टिव करती हैं। तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रोमोबाइल का ट्रीटमेंट देते हैं तो एक्यूट कंडीशन में लोकल होते हैं, और वहाँ पे कैंसरियस ग्रुप की मेडिसिन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। कैंसरियस मेडिसिन की उस जगह भी ज़रूरत होती है जब टिश्यूज़ इन्वॉल्व हो जाते हैं, और टिश्यूज़ जब इन्वॉल्व होते हैं तो उन्हें इम्यूनिटी की बूस्ट की ज़रूरत होती है, जिसे हम क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। ओके। बी जो है स्पेसिफिक रेमेडीज़ हैं, टारगेट ऑर्गन सिस्टम। अब ये जो बी ग्रुप में आती हैं वो टारगेट करती हैं ऑर्गन सिस्टम को, जिसमें पेक्टोरल है जो लंग के लिए सपोर्ट है, सपोर्ट रिस्पायरेटरी से हेल्दी हेल्थ के लिए, एंजाइट को है इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड डाइजेशन के लिए है, ये कार्डियक मेडिसिन हो गई। वेनोसो जो ये वेनेरियो कही जाती है, स्ट्रेंग्स वेन से थोड़ा स्पेलिंग यहाँ पे गड़बड़ है, वेन ही रखें समझें, वेनोसो पूरा नाम नहीं यहाँ पे आया है। तो वेन है स्ट्रेंग्स वेन्स एंड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, और ये जो वेन है जेनेटिक डिसऑर्डर्स को कंट्रोल कर, ये लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो बॉडी का लॉ है उसको मेंटेन करता है। अगर कहीं पे कोई रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला है तो पेशेंट क्रॉनिक है तो लाइटर डोज में हल्का कंडीशन हल्की डोज हम जो हैं वेरियो के साथ में ऐड कर देते हैं। जो हेरिडिटी डिजीज़ हो, क्रोमोसोमल हो, या जीन से रिलेटेड डिजीज़ हो, उसको ये क्योर करती है। सी ग्रुप में है इलेक्ट्रिसिटी है, जिसे लिक्विड ग्रुप में रखा गया है, रेगुलेट एनर्जी फ्लो। ये बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो करती है। यूज़ एक्सटर्नली टू रिस्टोर एनर्जी, बैलेंस स्टिमुलेटिंग हीलिंग। ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी का बाहर से यूज़ करने के लिए बताया गया है, लेकिन इंटरनल भी यूज़ किया जाता है जो रीस्टोर करती है एनर्जी को और स्टिमुलेट करती है हेलिंग। हेलिंग जो है उसके भरने को, इसके रिकवरी को अ, बढ़ाती है। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स इन द इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक, इसके अंदर इंटरनल यूज़ ओरल रेमेडीज़, इंटरनल यूज़ करते हैं ओरल रेमेडीज़ को, जो 5 से 15 ड्रॉप्स होती हैं इन वाटर में, टेक टू 3 टाइम्स डेली। इंटरनली 2 से 3 बार में दिया जा सकता है।
तो 5 से 15 ड्रॉप्स होती है और ये आती है इसके लिए अभी हमने जो नए जो नए सिस्टम को जो देखा है, अभी जो मेडिसिन करने का तरीका मुझे हाथ लगा है, तो उसमें हमने 5 ड्रॉप्स ही 30 ml में डाला और 30 ml डाल करके इसके हमने सिर्फ 5 ड्रॉप्स टीडीएस चलाया, जिससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। मतलब रिकवरी तेज़ी के साथ होने लगी और ऐसा नहीं लगा कि जैसे कि ये कोई लिंगर कर रही है। मीन्स जैसे कि अभी मॉडर्न मेडिसिन में देते हैं कि आधे घंटे के अंदर पेशेंट को रिलीफ़ होना शुरू हो जाता है, पेन रिलीफ़ होती है। इसी तरीके से हमने पाया अभी कुछ कंडीशन में अपने पास, तो जिसमें 5 ड्रॉप 30 ml डिस्टिल्ड वाटर में डालने के बाद उस 30 ml और ये जो 5 ड्रॉप थी वो D5 की थी। 30 ml डिस्टिल्ड वाटर में डाला और डालने के बाद जब हमने 2 ड्रॉप्स 5 ड्रॉप टीटीएस कर दिया, तो इसका रिज़ल्ट ऐसा हो गया कि 5 मिनट के बाद ऐसा लगने लगा जैसे कि वो जगह खुल रही है, ओपन हो रही है और पेन रिलीफ़ होती जा रही है। 5 सेकंड टू 5 मिनट में पूरी तरीके से रिलीफ़ मिलना शुरू हो गया। यहाँ तक कि जो ग्लैंड थे, ग्लैंड भी सॉफ्ट होना शुरू हो गई। 3 दिन ग्लैंड्स को मुझे डिज़ोल्व करने में लगा और जो लॉक जॉ था उसे खोलने में टाइम लगा 3 डेज़ का। हालाँकि कई बार हमने 1 से 2 दिन में भी किया है, लेकिन इस बार जो मेडिसिन को मुझे जो यहाँ पे अब एनवायरनमेंट का भी इफ़ेक्ट हो सकता है कि जब दिया गया तो ये बजाय उस जॉ को खोलने के लिए उस ग्लैंड को डिज़ोल्व करने की बजाय ये पेन को इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया था। जो हमारी रेगुलर प्रैक्टिस थी D5 की 5 ड्रॉप 50 ml डिस्टिल्ड वाटर में 2.5 ml टीटीएस देते थे, वो एग्रेवेट करने लगी। तो कहने का मतलब है कि हम अगर किसी में एग्रेवेशन आ रहा है किसी वजह से, तो मेडिसिन को फ़ौरन हम लाइट टर्न में ले जाते हैं। एक्सटर्नल यूज़ लोशन है, कंप्रेशर है, ऑइंटमेंट है। इन्हीं मेडिसिनों से हम लोशन भी बनाते हैं, कंप्रेशर बनाते हैं, ऑइंटमेंट जिससे आपको हमने प्रैक्टिकली दिखाया था कि हमारे पास ऑयल रखा हुआ है और लोशन की जगह पे ऑयल यूज़ करते हैं। लोशन भी हम बनाते हैं, लेकिन लोशन बहुत कम यूज़ में आता है क्योंकि वो एक एज ए लिक्विड होता है, डिस्टिल्ड वाटर बेस्ड होता है। अगर है तो बहुत ज़्यादा उसका कोई पेशेंट को नहीं लगता कि हमने कुछ लगाया है, तो इसलिए ऑयली बेस में रखा गया है। कंप्रेसर है, लिक्विड डाल के, जैसे कि फीवर के अंदर है कंप्रेसर दिया जाता है या किसी स्वेलिंग पे कंप्रेसर रखा जाता है, तो इस तरीके से मेडिसिन को मिला करके कंप्रेस भी किया जाता है। ऑइंटमेंट भी बनाने का तरीका है, ऑइंटमेंट बनाने का तरीका प्रैक्टिकल में बताएंगे। अप्लाइड द स्पेसिफिक एग्रवेशन पॉइंट्स फॉर एनर्जी रेगुलेशन। जहाँ पर एग्रवेशन पॉइंट है वहाँ पे, जैसे कि हमने आपको शायद दिखाया होगा चार्ट, जिसमें 3 पिक्चर्स हैं, और अगर नहीं है तो फिर हम इस सैटरडे को आपको दिखाएंगे। अगर नहीं, इस सैटरडे को हम शायद नहीं होंगे। तो वहाँ पर एग्रीवेशन पॉइंट है एनर्जी, जहाँ पे हम इस लोशन को लगाएंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी को लगाएंगे। एग्रीवेशन पॉइंट्स यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, जैसे कि कहीं पे चोट लग गई हो या फिर कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो गया, वहाँ पे भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो एग्रेशन पॉइंट उसे भी हम कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लिक्विड यूज द इन्हेंस द बॉडीज एनर्जी फील्ड एंड एक्सेलरेट हीलिंग। जब हम इलेक्ट्रिक लिक्विड का यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में ये बॉडीज़ की एनर्जी फील्ड को एक्टिव करती है और एक्सेलरेट करती है हीलिंग कैपेसिटी को, उसे रिकवरी को तेज़ी के साथ करती है। एडवांस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक नॉन टॉक्सिक्स एंड नेचुरल। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ जो है नॉन टॉक्सिक है, नेचुरल है, मेड फ्रॉम प्योर प्लांट एक्सट्रैक्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नो साइड इफेक्ट, वर्क विद द बॉडी, नेचुरल एनर्जी नॉट अगेंस्ट इट। ये कोई साइड इफेक्ट करती है, नेचुरल एनर्जी प्रोवाइड करती है और वर्क विद द बॉडीज़, और ये बॉडी के साथ मिल के काम करती है, इसलिए कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। ट्रीट रूट्स कॉज, यहाँ पे जो ट्रीटमेंट्स का जो रूट कॉज है, फोकस ऑन रीस्टोरिंग बैलेंस नॉट जस्ट सिम्टम। यहाँ पे सिम्टम्स को हम कोई नहीं लेते, यहाँ पर रीस्टोर करते हैं। रीस्टोर करने
करते हैं बैलेंस को, किस पे फोकस करते हैं, फोकस रीस्टोर करने पे फोकस करते हैं, रीस्टोर बैलेंस पे। तो जैसे कि जो पेशेंट है इम्बैलेंस हुआ है तो उसके यहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट हमारा रहेगा कि वो जो बैलेंस है उसकी बॉडी नॉर्मल हो सके। इफ़ेक्टिव फॉर क्रॉनिक एक्यूट डिजीज़, और इसके अंदर जो है एक्यूट डिजीज़ भी इफेक्टिव होती है। वर्क्स ऑन बोथ डीप सीटेड एंड सरफेस लेवल कंडीशन। एक्यूट केसेस में भी एक मेडिसिन काम करती है और क्रोनिक केसेस में भी काम करती है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि स्लो स्लो काम करती है। स्लो स्लो जब काम करती है कि या तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, या उसका डायग्नोस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या हम डोज को बहुत लाइटर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन लाइटर डोज में यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट को एग्रवेशन आने के चांसेस कम रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट आता है तो क्लिनिक के अंदर ओरल ड्रॉप उसके एक कंडीशन के हिसाब से हम देते हैं। जो कंडीशन हमें सर्वाइव पता चली है, डायग्नोस कर रहे हैं कि इसमें इन्वॉल्वमेंट किन टाइप के ऑर्गन्स का है, या फिर किस टाइप के कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग जब हम मेडिसिन को देते हैं तो क्लिनिक के अंदर ही 5 सेकंड टू 5 मिनट अंदर अंदर रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। जब 5 सेकंड टू 5 मिनट के अंदर रिजल्ट आना शुरू होता है तो अदर पैथीज में इतना फास्ट रिजल्ट आता नहीं है, जिससे कि पेशेंट पे भी इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। कंक्लूजन, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक इज अ होलिस्टिक हीलिंग, ये नेचुरल तरीके की हीलिंग है, सिस्टम डाइट रिस्टोर एनर्जी बैलेंस। होलिस्टिक हीलिंग सिस्टम जो नेचुरल है, दैट इज द रिस्टोर एनर्जी बैलेंस, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी एंड द स्ट्रेंथ्स नेचुरल इम्यूनिटी। It combines the principles of vital force, polarity, and energy circulation, provides safe and effective treatments and various diseases। ये क्या करती है? होलिस्टिक हीलिंग करती है, नेचुरल तरीके से हीलिंग करती है और ईमानदारी से हीलिंग करती है, और रिस्टोर करती है बैलेंस को, एनर्जी बैलेंस को, डिटॉक्सिफाई करती है बॉडी को, और स्ट्रेंथ नेचुरल इम्यूनिटी, हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसको मेंटेन करती है। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी नहीं होती है, यहाँ पे नेचुरल इम्यूनिटी मेंटेन होती है। इसीलिए हम किसी भी डिजीज़ में पूरी तरीके से कंट्रोल मिल सकता है अगर टाइम रहते ट्रीटमेंट के। अगर पूरी तरीके से इम्यूनिटी ही लॉस हो चुकी है और एकदम लास्ट पॉइंट पे आया है, उसके पास वक्त ही नहीं बचा है, कई बार ऐसा हो गया, देखा भी गया है कुछ केसेस में डॉक्टर ने 3 महीने 2 महीने का टाइम दे दिया, ट्रीटमेंट देने के बाद वो सक्सेसफुल पूरी तरीके से क्योर हो गया। इट कंबाइन द प्रिंसिपल्स, इसका जो प्रिंसिपल्स है, वाइटल फोर्स को मेंटेन करना है, प्रोरिटी को मेंटेन करना है, एंड एनर्जी सर्कुलेशन, इस चीज़ को यहाँ पे फोकस करना है। प्रोवाइड सेफ, और इसका जो प्रोवाइड जो है वो सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट करता है। वायरस डिजीज मतलब बहुत तरीके से सभी प्रकार के रोगों पे इसका पूरी तरीके से इफेक्ट है। थैंक यू, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है, और अगर किसी तरीके का कोई डाउट हो